हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आते हैं स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज सीटेट जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैराथन क्लास चल रही है, जहाँ पे सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, ये हमारी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे हम 8 से 10 मैराथन कर चुके हैं। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट के नाम से हैं, कुछ एक तो मैराथन क्लास आपकी है जो 2011 से लेके 2022 तक जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आए हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस उस क्लास में कराई गई है, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न आए हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। 2011 में भी आया है, फिर वही आपको 2014 में भी प्रश्न देखने को मिले हैं, और सारे प्रश्न जो है ना सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। क्योंकि अगर सीटेट एग्ज़ाम की बात करें तो एनसीईआरटी यहाँ पे भगवान है। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना सारे एनसीईआरटी के आधार पे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ तो एज इट इज़ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट भी उठा के दे दिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस में आपके 6 to 8 एनसीईआरटी साइंस की दी गई है। पर अगर आप प्रश्नों का लेवल उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, तो 6 से लेके 10th तक का लेवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 10th बिल्कुल 10th लेवल तक ले जाके प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि अगर आपके सेट में आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता है, प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ता है, तब भी आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मैराथन क्लासेस की और थ्योरी क्लासेस की। आप दोनों प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए तो वह एकदम इनफ होंगी, सफिशिएंट होंगी, अगर आप उतना भी एक बार देख के चले जाते हैं तो। एक आपके थ्योरी वाली प्लेलिस्ट देखना है, और दूसरा आपको ये जो क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट देखना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस जो चल रही है ना आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैना में, स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में, या फिर कोशिका द्रव्य में? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ देखने को मिलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। अब ये स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा क्या होता है? जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जो एक ये प्लेट होती है, एक प्लेट को क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। एक प्लेट को क्या बोला जाता है? थैलाकॉइड। ठीक है, और अगर इस पूरे बंच की बात करें, ये पूरा बंच क्या कहलाता है? पूरा बंच कहलाता है ग्रैना। क्या कहलाता है? ग्रैना। ठीक है, और ये जो ग्रैना है ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये ग्रैना, बहुत सारे ग्रैना ये आपस में क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है पूरे क्लोरोप्लास्ट में। इसी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। यहीं पे आपका डार्क रिएक्शन होता है, यानी जो अंधकार अपक्रिया होती है ना वो कहाँ पे होती है? वो स्ट्रोमा में ही, जो लिक्विड मटेरियल भरा रहता है यहीं पे होती है। अंधकार अपक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? इसको केल्विन साइकिल नाम से जाना जाता है, केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी? ये जो अंधकार डार्क रिएक्शन होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। नाम से ही क्लियर है अंधकार अपक्रिया, तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है? CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, CO2 से क्या बनेगा? ग्लूकोज का निर्माण होगा। और यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड मटेरियल, पानी जैसा तरल भाग भरा रहता है ना, इसको ही क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में मैं आपको ग्रेना, मैट्रिक्स, कोशिका द्रव्य, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया पाई जाती है ग्रैना में, स्ट्रोमा में, अंतःप्रदब्बी जालिका में, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्ट्रोमा काट देना है। स्ट्रोमा में अभी हमने पढ़ा, स्ट्रोमा में क्या होती है? अंधकार अपक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेना में। अंतःप्रदब्बी जालिका, कोशिका द्रव्य तो अलग है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो ये थैलाकॉइड
थैलाकॉइड की प्लेटें हैं, थैलाकॉइड की प्लेट मिलके क्या बनाती हैं, एक बंच का निर्माण करती हैं। इसी बंच को क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, ग्रेना बोला जाता है इसको। ग्रेना क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का भाग होता है, थैलाकॉइड की ढेरियों का बना होता है, बहुत सारे थैलाकॉइड मिलके बने होते हैं। यहीं पे प्रकाश अवक्रिया देखने को मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की दो अवक्रिया होती है ना, एक होती है डार्क रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, लाइट रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे देखने को मिलती है, ग्रेना में देखने को मिलती है। आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, लिक्विड पार्ट होता है। जो क्रेब्स साइकिल होती है ना, क्रेब्स साइकिल या फिर इसको बोलते हैं जो भी श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पायरेशन की क्रिया होती है, ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में देखने को मिलती है। तो मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। तीसरा आ जाते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा रहता है, कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल भरा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, अधिकतर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सेल के अंदर, वो कहाँ पे परफॉर्म होती हैं, कोशिका द्रव्य में ही परफॉर्म होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका पे। तो अंतःप्रदब्बी जालिका दो प्रकार की होती है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होती है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का निर्माण करती है, क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट और लिपिड का निर्माण करती है। वसा और लिपिड का निर्माण कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों कहा जाता है, खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो किसके होते हैं, वो राइबोसोम के होते हैं। किसके होते हैं, राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर खुरदुरी अंतःप्रदब्बीय जालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के बारे विषय में क्या सही है। इन सभी में संधि मुक्त युग्मित उपांग होते हैं। इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है। इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है। ये सभी एक ही संघ के सदस्य हैं। तो नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच, सिल्वर फिश ये सभी एक ही संघ के सदस्य नहीं हैं, एक ही संघ के सदस्य हैं, ये तो सही नहीं है। सभी एक ही संघ के सदस्य नहीं हैं। इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है, ये सही है। ना नेरिस, ना ही बिच्छू, बिच्छू तो ऑर्थोपोडा में आ जाता है, ना कॉकरोच, ना ही सिल्वर फिश, इनमें से कोई भी जलीय जीव नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। सींग यानी शेर, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग, प्लेटिपस, पेंगुइन, चमगादड़, दरियाई घोड़ा, चमगादड़, बिल्ली, कीवी, कंगारू, डॉल्फिन, लोरिस। बताइए इनमें से कौन से एक मतलब ग्रुप है जो कि शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी अंडे देने वाले प्रजाति नहीं होते। तो यहाँ पे बताइए क्या शुतुरमुर्ग शिशु को जन्म देता है, नहीं देता है। यहाँ पे आप चमगादड़ देखिए, चमगादड़ क्या डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, देती है क्या, बताइए आप। तो नहीं। देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, जो भी स्तनधारी है ना, जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी क्या करेंगे, स्तनधारी शिशु को जन्म देंगे। जितने भी स्तनधारी हैं शिशु को जन्म देंगे। और जितने भी पक्षी हैं, मछली है और सरीसृप हैं, जितने भी पक्षी हैं, मछली हैं, सरीसृप हैं, ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, डायरेक्ट शिशु को जन्म नहीं देते। तो यहाँ पे फिर चमगादड़ आ गया, तो चमगादड़ कीवी भी है, तो ये क्या करेंगे, अंडे देंगे, बच्चे को जन्म नहीं देंगे। यहाँ पे क्या है, कंगारू, डॉल्फिन और लेरिस, ये क्या होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं और ये क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। अब शिशु को जन्म देने में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले तो मनुष्य आ जाएगा, ठीक है, मनुष्य। दूसरा गाय, भैंस, ये सब किस में आ जाएंगे, शिशुओं को जन्म देने में। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये सब, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, हाथी,
घोड़ा, हाथी, ये सारे शिशुओं को जन्म देने वाले हैं। शेर है, वेल मैमल्स में आता है, ठीक है। और डॉल्फिन, ये सब क्या है, शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। कंगारू भले ही मैच्योर शिशु को जन्म नहीं देता है, ठीक है। जो उसका शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो मैच्योर नहीं होता, फिर वो उसकी एक थैली होती है ना, थैली में रख के बच्चे को मैच्योर करता है, पर देता ये बच्चे को ही जन्म है, अंडा जन्म नहीं देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। ये भी आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग, यहाँ पे ग्लाइडिंग संधि, सैडल संधि, हिंज संधि या फिर धुराग्र संधि, ठीक है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि जो अंगूठा होता है ना, वो बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक मूव कर लेता है, ठीक है, आगे पीछे ज़्यादा मूव कर लेता है। तो इसमें अंगूठे में कौन सी संधि उपस्थित होती है, ग्लाइडिंग संधि, सैंडल संधि, हिंज संधि यानी ज्वाइंट या धुराग्र ज्वाइंट, कौन सी संधि प्रेजेंट होती है, ठीक है। सैडल संधि को काठी जोड़ भी बोलते हैं, हिंज संधि को कब्जा जोड़ भी बोलते हैं, कब्जा जैसे कि दरवाजे का कब्जा होता है ना, वैसे बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक को देखते हैं। ग्लाइडिंग संधि क्या होती है, यहाँ पे जो बोन होती है ना, हड्डियाँ होती हैं, ये एक दूसरे पर फिसलती हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे पर फिसलती हैं, जो भी हड्डियाँ होती हैं एक दूसरे पर फिसलती हैं, ठीक है। इनमें कम गति होती है, इनमें कैसी गति होती है, कम गति होती है। उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा, उदाहरण के लिए आ जाएगा कलाई, टखना, उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा, कलाई आ जाएगा, टखना आ जाएगा। वहीं पे सैडल संधि क्या होती है, सैडल संधि, इनमें दोनों दिशा में गति होती है। कैसी गति होती है, दोनों दिशा में गति होती है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे अंगूठे का जोड़, क्या आ जाएगा, अंगूठे का जोड़। तीसरा क्या है, तीसरा है हिंज संधि, हिंज संधि इसको कब्जा जोड़ भी बोलते हैं। कब्जा जोड़ जैसे दरवाजा है ना, आगे पीछे ही हिलता है, ऐसे ही इसमें क्या होता है, सिर्फ आगे और पीछे क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट होता है, जैसे दरवाजे की कब्जे की तरह ये होता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कोहनी, कोहनी और घुटना। आप कोहनी और घुटना में देखिए, सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट होता है, बाकी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होता है। तो किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, हिंज संधि में आ जाएगा। आ जाते हैं धुराग्र संधि, धुराग्र संधि को और क्या बोलते हैं, इसको ड्यूरामेटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ड्यूरामेटर, या फिर इसको अचल जोड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अचल जोड़। अचल जोड़ मतलब क्या समझते हैं कि ऐसा जोड़ जहाँ पे मूवमेंट ना हो, क्या हो, जहाँ पे मूवमेंट ना हो, ठीक है, कोई भी हलचल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अचल जोड़ बोलते हैं या धुराग्र संधि बोलते हैं। यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो मजबूती से जुड़ी रहती हैं। कैसे जुड़ी रहती हैं, मजबूती से जुड़ी रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा खोपड़ी की हड्डी, एग्जाम्पल पे तौर पे क्या आ जाएगा, खोपड़ी की हड्डी, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा धुराग्र संधि में आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है अंगूठा। तो अभी हमने पढ़ा अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैडल संधि। कैसी संधि पाई जाती है, सैडल संधि, जिसमें दोनों दिशा में गति होती है। अंगूठे का जोड़ सैडल संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन एड्रेनलिन, यानी यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में पूछा है कि एड्रेनलिन हार्मोन क्या काम करता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समायोजन में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, या रुधिर शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायता करता है। बताइए एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या हो जाएगा। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, अगर एड्रेनलिन हार्मोन को समझें, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति में ही काम करता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि क्या करता है, डर की स्थिति में, गुस्से की स्थिति में, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तनाव हो या तनाव के अलावा खतरे की स्थिति बने,
तो ऐसी स्थितियों में ये क्या करता है, सिक्रेट होता है। और ये काम क्या करता है, डर, गुस्से, तनाव और खतरे की स्थिति में सिक्रेट तो होता है, निकलता तो है एड्रिनल ग्लैंड से, पर इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा डर गए ना, तो ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, यानी हृदय की धड़कन को क्या कर देता है, तेज कर देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। दूसरा क्या करेगा, रेस्पायरेशन रेट बढ़ा देता है, यानी श्वसन दर को बढ़ा देता है। श्वसन दर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को इंक्रीज कर देता है। ब्लड में शुगर की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। शुगर की मात्रा क्यों बढ़ा देता है, ताकि हमको अचानक से भागने के लिए क्या करे, एनर्जी हमको मिल पाए। तो ये सब काम कौन करता है, ये सारा काम एड्रेनलिन हार्मोन करता है। जब भी हम डर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तनाव में होते हैं, या कोई भी खतरे की कंडीशन आ गई, मान लीजिए आपने सामने सांप ही देख लिया, उस टाइम पे ये हार्ट बीट बढ़ा देगा, श्वसन दर बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, शुगर की मात्रा बढ़ा देगा, ताकि जब तुरंत आपको भागना हो ना, तो आपके पास कुल मिला के क्या करता है, खतरे से बचने के लिए पूरी तैयारी कर देता है। ठीक है, कि अब हमको भागना है, भागने के लिए क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसको ये क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। इसीलिए इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है, या तनाव के स्तर को समायोजन में शरीर की सहायता करता है। लंबाई में नियंत्रण करने का काम किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का। किसका काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। शरीर में विद्युत अपघट्टों का संतुलन, ये भी एड्रेनलिन हार्मोन का काम नहीं है। रुधिर शर्करा, ग्लूकोज लेवल का मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। ये आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पाश्चुरीकरण, पॉस्चराइजेशन के नाम से, जीवाणुनाशन के नाम से, सामांगीकरण के नाम से, या किण्वन नाम से, किस नाम से जाना जाती है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले एक एक प्रोसेस को पढ़ते हैं। पॉस्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो इसमें कोई भी लिक्विड पदार्थ, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क ही देख लेते हैं। मिल्क यानी दूध। दूध को क्या किया जाए, कुछ समय तक गर्म किया जाए, और गर्म करके फिर अचानक से उसको ठंडा किया जाए। क्या किया जाए, अचानक से उसको ठंडा किया जाए, जिससे क्या होते हैं, उसके जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन या फिर पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इसमें कोई भी लिक्विड मटेरियल है, उसको पहले गर्म करते हैं तेज टेम्परेचर पे। गर्म करने के बाद उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, अचानक से उसका माइनस में टेम्परेचर ला दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉस्चरीकरण कहा जाता है। अगला आ जाते हैं जीवाणुनाशन, स्टरलाइजेशन बोलते हैं ना, स्टरलाइज कर दो किसी चीज़ को, स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो भी पदार्थ में जो भी जीवाणु बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ना, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। उनको क्या किया जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये ख़त्म कैसे किया जाता है, या तो हाई टेम्परेचर देके, ठीक है, या तो हाई टेम्परेचर दे दिया जाएगा, तब ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। या तो इनमें कोई केमिकल मिला दिया जाएगा, केमिकल मिला के भी इन जीवाणुओं को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। जैसे इंजेक्शन है, कोई भी मेडिकल टैबलेट्स वगैरह दे के जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीवाणुनाशन हो गया। अगला क्या है, सामांगीकरण। सामांगीकरण क्या होता है, फिर हम आते हैं प्रश्न पे। सामांगीकरण क्या होता है, तो द्रव के कणों को, जो भी लिक्विड है, लिक्विड के कण को पूरे तरीके से, मतलब पूरे पदार्थ में समान रूप से फैलाना। पूरे पदार्थ में समान रूप से फैलाना क्या कहलाता है, फैलाना सामांगीकरण कहलाता है। जैसे दूध की मलाई अलग ना होना। जब दूध आप कैसे, कच्चा दूध आप देखिए तो उसमें क्या मलाई अलग रहती है, फैट उसका अलग रहता है, तो नहीं रहता। इसको क्या बोलते हैं, सामांगीकरण बोलते हैं। यानी दूध में फैट क्या रहता है, पूरी तरीके से समान रूप से फैला होता है। अगला आ जाते हैं फर्मेंटेशन, यानी किण्वन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें शुगर का अपघटन होता है। जो भी शर्करा होती है, शर्करा का अपघटन होता है, और अपघटन से ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा के अलावा इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट का निर्माण इसमें होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको किण्वन बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा, ब्रेड है, ये सब किसके हैं, किण्वन के द्वारा, जो अल्कोहल है ये किण्वन के द्वारा बनाए जाते हैं।
यहाँ पे हमको प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। तो अब यहीं पे हमने पढ़ लिया है कि किण्वन प्रक्रिया में क्या करते हैं, दही ब्रेड किण्वन से शराब भी बनाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन या फिर किण्वन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोला जाता है, तो दम घोटू गैस सबको पता है, दम घोटू गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये हीमोग्लोबिन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये ऑक्सीजन के अपेक्षा 200 गुना हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता रखती है, जिससे ये क्या करती है 200 गुना जुड़ के व्यक्ति का क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे दम घुटने लगता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है। ठीक है, एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है, एड्रिनलिन तनाव मुक्ति कारक है, इंसुलिन ये सर्दियों में पृथक्करण यानी रोधी उपलब्ध कराना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है कौन सा मेल सही है, तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या पुरुष हार्मोन है, नहीं, एस्ट्रोजन ये क्या है, फीमेल हार्मोन है। क्या है, फीमेल है यानी स्त्रियों का हार्मोन है। ये ओवरी से निकलने वाला हार्मोन है, किससे, ओवरी से निकलता है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या क्या है, अब एस्ट्रोजन यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि हार्मोन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्लैंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो ये लड़कियों में क्या करता है, प्यूबर्टी को लाता है, यौवनावस्था को लाने का काम करता है, प्यूबर्टी लाता है। साथ ही क्या करता है, जो मासिक चक्र होता है ना, तो मासिक चक्र को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, मासिक चक्र रेगुलेट करता है और गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। यानी कुल मिला के ये ओवरी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ओवरी को क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, एस्ट्रोजन की अगर कमी हो जाए तो कमी से क्या होगा, एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगा तो क्योंकि ये मासिक चक्र को नियंत्रित करता है तो अनियमित मासिक चक्र हो जाएगा। साथ ही बोन्स जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और थकान और चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। तो एस्ट्रोजन मुख्य रूप से कैसा हार्मोन है, ये एक स्त्रियों का हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो होता है ये तनाव मुक्तिकारक होता है, यानी ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अब भी हमने एड्रेनलिन के बारे में पढ़ा था कि ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, ये तनाव को कम करता है। अगला आ जाते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन ये अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है। इंसुलिन किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है। अग्नाशय यानी पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है। इंसुलिन का काम क्या है, बताइए, इंसुलिन का काम क्या है, तो ये ब्लड में जो भी ग्लूकोज लेवल है ना, तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये क्या करता है, ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो ग्लाइकोजन होता है ये जाता है लीवर के पास, स्टोर हो जाता है। और जब इमरजेंसी पड़ती है, जब भी हम खाना पीना नहीं खाते, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, तो उस स्थिति में क्या करता है, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ना, क्या, ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस से किस में बदल देता है, वापस से इसको ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, वापस से ग्लूकोज में बदल के हमको एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो आंसर क्या होगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी एड्रेनलिन क्या है, तनाव मुक्तिकारक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, लीवर यानी यकृत ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। क्या, मास्टर
ग्लैंड, इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये ब्रेन के नीचे पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे ये स्थित होती है। सेलर टर्स का एक गुहा होती है, वहाँ पे क्या होती है? स्थित होती है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करना। क्या करती है? ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है, यानी वृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही जो थायराइड ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स ग्लैंड को ये क्या करती है? नियंत्रित करने का काम करती है। गोनैड्स जो ग्लैंड होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती है, यानी उनको ये क्या करती है? आदेश देती है। ठीक है, और अगर पीयूष ग्रंथि का कमी हो जाए, पीयूष ग्रंथि की अगर कमी हो जाए, तो अभी अभी हमने पढ़ा ये क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, यानी वृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। तो अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? बौनापन रोग हो जाएगा। और अगर अधिकता हो जाएगी तो अधिकता में क्या हो जाएगा? अधिकता में गिगेंटिज्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं भीमकायता। क्या हो जाएगा? गिगेंटिज्म हो जाएगा, इसी को भीमकायता नाम से जाना जाता है। अब अगली ग्लैंड में आ जाते हैं लीवर में। किसमें? लीवर में। अब लीवर क्या है? लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यही पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पेट के दाएं भाग में पाई जाती है, पेट के दाएं भाग में पाई जाती है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है पित्त रस को बनाना, पित्त रस का बनाना, यानी ये क्या करती है? बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है। साथ ही भोजन का पाचन करती है, भोजन के पाचन में सहायता करती है। सबसे मेन इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। सबसे मेन काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ये क्या करती है? विष हरण का काम करती है। जो भी विष वगैरह है ना, उसको ये नष्ट करने का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। और एक काम अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन है ना, अग्नाशय से निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो लीवर जो ग्लाइकोजन होता है जाके कहाँ स्टोर होता है? ये जाके लीवर में स्टोर होता है। और ज़रूरत पड़ने पर अग्नाशय का ही एक और हार्मोन, जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? ये देखिए, आपका ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। सीटेट नवंबर 2012 में भी पूछा गया था, फिर फरवरी 2015 में भी यही सेम टू सेम प्रश्न आपको रिपीट होके मिला था। ऑप्शन क्या है? पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित नहीं होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। व्यायाम जब हम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है? पेशियों में क्रैम्प या फिर खिंचाव देखने को मिलता है। तो किसके कारण होता है? तो देखिए, जब भी हम अधिक व्यायाम करते हैं, अधिक एक्सरसाइज करते हैं या भारी व्यायाम करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी मांसपेशियों को, जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, मसल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलती है। तब मांसपेशी क्या करती हैं? जो मांसपेशियां होती हैं वो अवायवीय श्वसन करती हैं। क्या करती हैं? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन से क्या समझते हैं? अवायवीय श्वसन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसमें क्या होता है? तो इस अवायवीय श्वसन से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? कभी कभी दर्द होगा, जलन होती है, खिंचाव या फिर क्रैम्प हमको देखने को मिलता है। तो किसके कारण होता है? पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। देखिए, सबसे पहले हम नहीं वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे, इसको हटा सकते थे। दो ऑप्शन फिर हमारे पास बचते हैं कि पायरुवेट का अल्कोहल में, तो अल्कोहल का परिवर्तन होने से क्रैम्प या खिंचाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, खिंचाव नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड जमती है ना मांसपेशियों में, उसके वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है, जलन, क्रैम्प या फिर खिंचाव देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करती है। ग्रसिका, मुख गुहा, बृहदांत्र, क्षुदांत्र, विहद्रांत्र, मलाशय। ग्रसिका, मुख गुहिका, मलाशय, ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय। यहाँ पे पूछा है कि ऐसा आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है जो कि पाचन में कोई सहायता नहीं करता है, यानी पाचन क्रिया जहाँ पे नहीं होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के ही भाग पर पाचन क्रिया वहाँ पे नहीं होती। तो सबसे पहले देखिए ग्रसिका, जिसको बोलते हैं ओएसोफेगस, तो इसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता, ये तो सही है। पर यहाँ पे दिया है मुख गुहिका, यानी मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। बाकी बृहदांत्र यानी क्या होता है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे पाचन नहीं होता, तो ये भी सही था। पर यहाँ पे मुख गुहा आ गया। यहाँ पे देखिए क्षुद्रांत आ गया। क्षुद्रांत क्या होता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, छोटी आंत बोली जाती है। अब बताइए क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन नहीं होता, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ों का पाचन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कार्ब का भी पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ये ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ पे प्रोटीन का भी पाचन होता है और यहाँ पे फैट का भी पाचन होता है। तो यहाँ पे तो मेन पाचन का स्थान तो छोटी आंत है। सबसे ज़्यादा अगर पाचन बात करें, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, या फिर अगर ये बोले कि भोजन का कंप्लीट पाचन कहाँ पे होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके छोटी आंत, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पे ही आके जो पित्त रस होते हैं, बाइल जूस, ठीक है, कहाँ से निकलते हैं, लीवर से, हाँ यकृत से निकलते हैं। पित्त रस है, अग्नाशयी रस है ना, पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं, और जो आंतरीय रस है, ये सारे रस आके कहाँ पे काम करते हैं, तो सारे रस आके स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही काम करते हैं और भोजन का कंप्लीट पाचन कराते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। ग्रसिका, मुख गुहिका, फिर से यहाँ पे आ गया मुख गुहा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो जो इसोफेगस होता है, ठीक है, जिसको ग्रसिका बोलते हैं, ये क्या होती है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुख में जो भोजन है ना, उसको ये आमाशय तक ले आने का काम करती है। जो मुख में भोजन है उसको कहाँ तक ले आएगी, स्टमक तक ले आएगी। तो ये सिर्फ भोजन का, इसमें क्रमानुकुंचन होता है, ठीक है, क्रमानुकुंचन के द्वारा ये भोजन को सिर्फ क्या करती है, खिसकाती है और स्टमक तक लाने का काम करती है। बाकी यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे सिर्फ जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल और कुछ खनिज लवण है, तो कुछ खनिज लवण का क्या होता है, यहाँ पे अवशोषण होता है, यहाँ पे पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब मलाशय से क्या होता है, मलाशय से मल त्याग होता है, यहाँ पे भी कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये इनमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। बस ये क्या करते हैं, अग्रसिका फूड को पहुंचाने का काम करती है। जो बड़ी आंत है, ये जल का अवशोषण और कुछ खनिज लवण का अवशोषण कराती है। और मलाशय का काम क्या है, मल त्याग करना, कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसी खुरदुरे फर्श पर चलने की प्रक्रिया को न्यूटन के गति के किस नियम से समझाया जा सकता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है, पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम मतलब आप क्या समझते हैं, कोई वस्तु अगर गति में है ना, तो अपने आप को गति में ही रखना चाहती है, या कोई वस्तु अगर विराम में है, रेस्ट में है, तो अपने आप को विराम में ही रखना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, तो जो वस्तु है वो तो या तो वो गति में रहना चाहेगी, या तो अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। इसी को ही क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है न्यूटन के गति का, दूसरा नियम ये बताता है कि किसी वस्तु में जो असंतुलित बल काम करता है। अब असंतुलित बल क्या होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि असंतुलित बल क्या काम करता है। तो क्या होता है, जब भी किसी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, जब उसमें कोई असंतुलित बाह्य बल काम करेगा, तो क्या करेगा, वो उसके वेग में भी परिवर्तन करेगा और उसके त्वरण, जिससे वो क्या करेगा, वेग में अगर परिवर्तन होता है तो क्या करेगा, वह पदार्थ किसी न किसी त्वरण को प्राप्त करेगा। क्योंकि त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, जब भी समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा तो किसी न किसी त्वरण को प्राप्त करेगा।
ठीक है। तो जो ये असंतुलित बल कार्य किया है, तो इसके प्रभाव से क्या होगा, इसके प्रभाव से वेग में परिवर्तन होगा। और अगर किसी बड़ी वस्तु को त्वरित करना है, मान लेते हैं कोई इतनी बड़ी वस्तु, कोई छोटी सी वस्तु है, कोई बड़ी वस्तु है, तो अगर बड़ी वस्तु में त्वरण लाना है, तो बड़ी वस्तु में त्वरण लाने के लिए हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बड़ी वस्तु में त्वरण लाना है, त्वरण मतलब लाने का मतलब क्या है कि उसके वेग में परिवर्तन करना है। तो अगर बड़ी वस्तु के वेग में परिवर्तन करना है तो उसमें त्वरण लाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो कुल मिला के जो द्वितीय नियम है ना, गति का दूसरा नियम है, ये क्या बताता है हमको, संवेग के बारे में बताता है। संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। पी क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। एम क्या है, द्रव्यमान है, जो कि बड़ी वस्तु या छोटी वस्तु के बारे में बताता है। वी क्या है, वेग है। ठीक है। वी क्या है, वेग है। अब जो संवेग होता है ना, संवेग में क्या होते हैं, संवेग में एक तो परिमाण भी होता है। अब परिमाण के साथ साथ संवेग में क्या देखने को मिलती है, दिशा भी होती है। यानी इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इसमें असंतुलित बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है, तो उसका जो वेग में परिवर्तन होता है ना, इसीलिए ही कहा जाता है कि संवेग भी को भी, मतलब जो असंतुलित बाह्य बल होता है ये क्या करता है, संवेग को भी परिवर्तित करता है। अगर ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो जो द्वितीय नियम है ना गति का, ये क्या बताता है, संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, द्वितीय नियम ये कहलाता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यानी अगर इसको परिभाषा के रूप में बोलेंगे तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले जो बाह्य असंतुलित बल लगने वाला है ना, लगने वाले बाह्य असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होता है। यानी द्वितीय नियम किसके बारे में बताता है, F इक्वल टू एम ए। यानी ये बल की परिभाषा देने का काम करता है कौन, गति का द्वितीय नियम। और अगर न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात करें तो तृतीय नियम क्या होता है, इसको तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन बल कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये दीवार है और ये कोई व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति दीवार पे जितना फोर्स लगाएगा ना, उतना ही फोर्स दीवार इस व्यक्ति पे भी लगाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और ये जो बल लगता है ना, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। यानी अगर ये इस डायरेक्शन में बल लग रहा तो दूसरा बल क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब किसी खुरदुरे फर्श पर चलने की प्रक्रिया, अब देखिए चलने में क्या होगा, अगर व्यक्ति चलने के लिए आगे की तरफ फोर्स लगाएगा ना, तो जो जमीन है, खुरदुरी जमीन है, ये क्या करेगी, व्यक्ति पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसके कारण ही वो व्यक्ति क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ पाएगा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये गति का तृतीय नियम का उदाहरण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर घसीटा जाता है या चलाने की चेष्टा करते हैं, तब वस्तुओं के स्पर्श में आने वाली सतहों के बीच लगने वाला जो विरोधी बल है, ये क्या कहलाता है, घर्षण बल, आकर्षण बल, गुरुत्व बल या फिर प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई वस्तु किसी चीज़ पे, किसी सतह पे घसीटी जाती है या फिर चलाई जाती है, तो इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं घर्षण बल। अगर हम ज़मीन पे चल पाते हैं ना, ज़मीन पे अगर हम चल पाते हैं तो किसके कारण चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। जो मशीन के कल पुर्जे घसे जाते हैं ना, जो मशीन है, किसी मशीन को चलते चलते देखिए उसके पुर्जे क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो जो पुर्जे घिसते हैं वो किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण ही होता है। ठीक है। घर्षण बल क्या है, घर्षण बल ये भी विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। क्या है, विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। यानी अगर व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है तो घर्षण बल कैसा लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। जो जितनी भी एक्टिविटी हम डेली रोजमर्रा में परफॉर्म करते हैं, ये सब किसके कारण होती है, घर्षण बल के कारण होती है। पर घर्षण बल एक प्रकार का कैसा बल है, संपर्क बल है। कैसा बल है, संपर्क बल है। बिना संपर्क के ये बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घर्षण बल। अब जो घर्षण बल भी है, घर्षण बल भी कई प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण,
क्या बोलता है, क्या होता है, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण से क्या समझते हैं, अगर किसी वस्तु में स्थिति के कारण, रेस्ट के कारण जो बल लगता है, जो घर्षण बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। दूसरा आ जाता है सीमांत घर्षण बल। क्या होता है, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल से क्या समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु है, आप इसमें बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जब ये वस्तु बिल्कुल एकदम चलने के कगार में आ जाए, बिल्कुल कि अब इसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाया जाएगा तो ये चल देगी। तो ये जो थोड़ा सा फोर्स लगाने की मतलब बिल्कुल चलने से पहले जो बल लगता है, एग्जैक्ट बिल्कुल अब वस्तु चलने ही वाली है, इससे पहले जो बल लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। तीसरा आ जाता है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल क्या होता है, किसी वस्तु के गति के कारण, गति के समय जो घर्षण बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण बल बोलते हैं। अब गतिक घर्षण बल भी दो प्रकार का होता है। एक होता है लोटनिक। लोटनिक यानी जो कोई वस्तु लुढ़क के चलती है उस टाइम पे जो बल लगता है उसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल। और दूसरा आ जाता है सर्पी घर्षण बल, यानी जब कोई वस्तु फिसल के चलती है उस टाइम पे जो घर्षण बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बल। तो घर्षण बल मेनली कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण में भी लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। सतह के अणु के बीच प्रतिकर्षण के कारण, सतह के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण, 1 और 2 दोनों अणुओं पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण। अब पूछा है कि घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है, तो एक तो सतह के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण होता है, दूसरा सतह के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। कैसे, क्योंकि जो घर्षण बल होता है ना, ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, कैसा बल है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण से कम हो सकता है, स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण के बराबर हो सकता है, स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण से अधिक हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, स्थैतिक घर्षण अभी मैंने बताया कि कोई वस्तु है बिल्कुल चलने वाली है, चलने से पहले जो बल लगता है। अब मान लेते हैं कोई ये वस्तु है, ये कैसी है, रेस्ट में है, इसमें कौन सा घर्षण बल लग रहा, स्थैतिक घर्षण बल लग रहा। अब इसको हम धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मतलब बाह्य बल लगा रहे हैं। जब ये वस्तु बिल्कुल चलने वाली है तो चलने से पहले जो एग्जैक्ट थोड़ा सा बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। उसको क्या बोला जाता है, सीमांत घर्षण बल बोला जाता है। क्योंकि इसके बाद जब वस्तु चल देगी तो इसमें कौन सा बल आ जाएगा, इसमें गतिक घर्षण बल आ जाएगा। जब वस्तु चल देगी तो कौन सा बल आ जाएगा, गतिक घर्षण बल। यानी जो रेस्ट वाला है, जो स्थैतिक घर्षण है, ये बहुत कम होता है किससे, सीमांत घर्षण से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, सीमांत घर्षण, फिर बाद में क्या आ जाता है, गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण से कम होता है, ये तो सही हो गया, ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो गया। स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण के बराबर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जब चलने वाली होती है वस्तु तभी क्या होता है, सीमांत घर्षण। और इसको हम गतिक स्थैतिक घर्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब वस्तु चल जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण कहलाएगा। तो ये भी हो सकता है, स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण से अधिक हो सकता है। क्या ये हो सकता है, क्योंकि जब स्थैतिक घर्षण क्या है, कोई वस्तु रेस्ट में है, फिर आता है सीमांत घर्षण, जब कोई वस्तु बिल्कुल चलने वाली है, फिर जब चल देगी तो किस में आ जाएगा, गतिक घर्षण में आ जाएगा। तो जब कोई वस्तु चल देगी तो वो किस में आ जाएगी, गतिक घर्षण में। तो क्या स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण से अधिक हो सकता है, तो नहीं हो सकता। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, सत्य नहीं है, यानी गलत पूछा है। ठीक है, क्योंकि सीमांत घर्षण से अधिक कौन हो जाएगा, गतिक घर्षण हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बर्फ का टुकड़ा पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि ये घनत्व के कारण होता है। जिसका घनत्व क्या होगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है,
तो क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ का टुकड़ा क्या करता है, पानी में तैरता रहता है। तो आज के ये रहे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज हम 18 से 20 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। हर एक प्रश्न से हमने कुछ न कुछ 3 से 4 चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट सीखने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्न और पीवाईक्यू प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।